हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ IAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज मैं इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाला हूं स्पेशली उन स्टूडेंट से जो अपना यूपीएससी 2027 या 28 को टारगेट लेकर के चल रहे हैं। तो अगर हम 2027-28 के बारे में बात करें तो देखिए, अभी देखने में क्या फील हो रहा है कि सर समय तो अभी बहुत सारा है, तो क्या अभी से पढ़ाई शुरू करें या थोड़ा सा रुकना चाहिए इसके लिए। या आप कह सकते हैं कि इस तरीके के डाउट्स भी आपके साथ आ रहे हैं कि भाई मैं सर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ, तो अभी से मुझे तैयारी करनी है कि नहीं। तो 27-28 मेरा टारगेट तो है, तो अभी शुरू करें या नेक्स्ट ईयर शुरू करेंगे। या आपके दिमाग में ऐसा कुछ आ रहा है कि सर हम तो जॉब भी कर रहे हैं साथ में, तो अगर जॉब कर रहे हैं तो क्या 27-28 तक हमारी प्रिपरेशन पूरी हो सकती है। इस तरीके के जो डाउट्स हैं जो दिमाग में आपके अभी आ रहे होंगे, तो बिल्कुल जेन्युइन है ना, जेन्युइन डाउट्स हैं और आने भी चाहिए ये सारी चीज़ें, क्योंकि अगर एक बार दिमाग में यूपीएससी जैसी चीज़ आई है तो उसके लिए आपको ज़रूर प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा मानना है और मेरे ख्याल से आपका भी यही मानना है कि एक बार ट्राई करना तो बनता है। ठीक है, अब रही बात कि प्रिपरेशन कैसे करें और क्या हम उसके लिए बने हैं, ये सब हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो देखिए, यूपीएससी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो यूपीएससी की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट जो यूपीएससी कहता है वो ये है कि भाई आप क्या करें कि आप बेसिक चीज़ें मतलब कहने का जो बुनियादी आपकी नॉलेज है, जो बुनियादी ज्ञान है, वो आपके पास होना चाहिए। कहने का मतलब है कि आपने एनसीईआरटी भी अगर आपने सिर्फ पढ़ रखी है ना, जो कि मुझे लगता है सबने पढ़ी हुई है, अरे अभी नहीं पढ़ी होगी तो अपने स्कूल टाइम पे पढ़ी होगी। तो अगर बेसिक स्तर की भी नॉलेज आपके पास है, ठीक है, तो यूपीएससी कहता है कि यस, आप हमारे इस एग्जाम के लिए बने हैं। क्यों? अगर देखिए, यूपीएससी को जो अगर कुछ ऐसा अलग चाहिए होता तो यूपीएससी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ही पहले ही मेंशन कर देता। बट यूपीएससी क्या कहता है? यूपीएससी कहता है कि भाई आप 33% मार्क्स से ग्रेजुएट होने चाहिए, ग्रेजुएट। ठीक है, बस ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो भी 33% मार्क्स। ठीक, और दूसरी आपकी उम्र 21 साल होनी चाहिए, 21 ईयर्स। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी 21 से छोटे हैं, ठीक है, तो वो ये सोच रहे हैं कि सर अभी हमारे लिए सही टाइम है या नहीं है, तो ये जो वाजिब बात है कि ये तो लिख दिया इन्होंने, 21 से पहले आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। हाँ, इस एग्जाम को देने के लिए 21 तक आपकी अगर प्रिपरेशन हो गई है, तब आप 21 में जब अटेम्प्ट देंगे तो पहले अटेम्प्ट में आप क्लियर जरूर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अटेम्प्ट आप 21 से पहले नहीं दे पाएंगे। और दूसरा क्राइटेरिया ग्रेजुएशन का है। तो ये चीज़ तो पहले दिमाग से निकाल दीजिए कि क्या हम इसके लिए बने हैं या नहीं बने हैं, हम एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो देखिए, मेरे ख्याल से कोई भी ग्रेजुएट 33% है तो मतलब पास हुआ है तो वो 33% तो है ही है उसके। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि अगर आपकी उम्र 21 साल है तो आप एलिजिबल हैं। ठीक, तो ये तो क्लियर हुआ। अब रही बात कि सर यूपीएससी में आपने कहा कि हमें बेसिक ज्ञान होना चाहिए, मतलब एनसीईआरटी पढ़ी होनी चाहिए। हमने नहीं पढ़ी है एनसीईआरटी, और जो पढ़ी थी वो हम भूल गए। ठीक है, ऐसा होता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है और इसमें ये बात एक्सेप्ट करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कि सर हम तो भूल गए, तो अब क्या करें। तो देखिए, बात यह है कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, इसके लिए आप ऐसे समझिए इसको कि ये जो एनसीईआरटी बनी थी ये किसके लिए बनी है। 6 से 12th तक की एनसीईआरटी के बारे में बात की जाती है, तो 6 से 12th तक की एनसीईआरटी 6 से 12th क्लास तक के बच्चे के लिए बनी है, आपके लिए नहीं बनी। लेकिन आपका क्योंकि इंटेलेक्चुअल लेवल अब बढ़ चुका है, आपका स्तर थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, तो अगर आप इसको पढ़ेंगे तो अब आपको 12 साल या 6 साल अब देने की जरूरत नहीं है ना। आपको ऐसा नहीं है कि अब अगले फिर से 6 साल लगेंगे इसमें, नहीं, अब आप बहुत कम समय में, कुछ महीनों में ही इसको खत्म कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं बताऊंगा, हम भी आपकी इसमें हेल्प करेंगे। और हमने एनसीईआरटी को ही क्यों टारगेट किया? एनसीईआरटी को हमने इसलिए टारगेट किया क्योंकि एनसीईआरटी एक ऐसा सोर्स हमें मिल गया है जो यूपीएससी के सिलेबस के साथ काफ़ी कुछ मैच कर रहा है ना। यूपीएससी का जो सिलेबस है उसके साथ काफ़ी कुछ मैच करता हुआ सिलेबस हमें एनसीईआरटी में मिलता है, तो इसलिए बार बार इस एनसीईआरटी की बात होती है। क्या अलग से एडवांस लेवल की किताब पढ़नी होती है? बिल्कुल पढ़नी होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सब कुछ एनसीईआरटी से हो जाता है। हाँ, बेसिक लेवल का नॉलेज अगर आपके पास है तो हर चीज़ के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ सुना सा हो जाता है, इतना हो जाता है।
एक्स्ट्रा पढ़ना होता है, बिल्कुल पढ़ना होता है, ठीक ठाक स्तर का पढ़ना होता है, ठीक है। हाँ, लेवल मतलब आप कह सकते हैं कि सर लेवल ऐसा नहीं है कि आपको कोई पीएचडी लेवल का पढ़ना होगा, लेकिन हाँ एक्स्ट्रा तो पढ़ना पड़ेगा। अब कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे साथ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कॉलेज गोइंग हैं और ऐसे भी हैं जो जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 2027-28 जो मैंने शुरुआत में बोला, 2027 या 2028 जब भी आपका टारगेट ईयर है, ठीक है, 2027-28 को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो अब ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम हो जाता है उसके लिए, ठीक है, कि भाई कब से पढ़ना शुरू करें, तो अब से पढ़ना शुरू कर दीजिए इस चीज़ के लिए। और अगर आपने अब से पढ़ना नहीं शुरू किया तो ये मान के चलिए कि आपका टारगेट ईयर फिर और आगे खिसक जाएगा। बिकॉज अगर आप किसी भी परिस्थिति में फंसे हुए हैं तो देखिए इस तैयारी के लिए कम से कम नहीं तो 1.5 साल का समय, 1 से 1.5 साल कहा जाता है, तो 1.5 साल का समय तो लगेगा। अब 1.5 साल के इस समय को आपको कब देना है, क्योंकि आप अगर ऑफिस जाते हैं तो आप मान के चलिए कि कम से कम नहीं तो आप दिन के 6 घंटे तो मिनिमम 6 से 8 घंटे तो आपके वहाँ पर देने ही है। और ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पर आप नॉन प्रोडक्टिव वे में देंगे, वहाँ पर आपको प्रोडक्टिव वे में देना होगा, नहीं तो नौकरी चली जाएगी, है ना। तो क्योंकि आप वहाँ पर समय दे ही रहे हैं तो इस लिहाज से आपके पास ज़्यादा समय बचता नहीं है। लेकिन अगर आप डेडिकेटली डेली बेसिस पर 5 से 6 घंटे देने के लिए तैयार हैं, ठीक है, 5 से 6 घंटे अगर आप दे सकते हैं तो ये मान लीजिए कि अब वो सही समय आ गया है कि आप 2027 को अपना टारगेट ईयर बना सकते हैं। 28 में तो बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा अब से, ठीक है। ये नहीं कि आपने 28 है तो लेट कर ले, नहीं, 27-28 क्यों क्या है, हमें करना क्या क्या है ये जान लीजिए। देखिए आपको जीएस को पढ़ना होगा, ठीक है, जीएस पूरा कंप्लीट करना होगा। जीएस में आप जानते ही हैं बहुत सारी चीजें हैं, हिस्ट्री हो गया, सब्जेक्ट समझ लीजिए, हिस्ट्री आपको पढ़ना होगा, ठीक है, ज्योग्राफी आपको पढ़ना होगा, पॉलिटी आपको पढ़ना होगा, इकोनॉमी आपको पढ़ना होगा, साइंस एंड टेक पढ़ना होगा, आपको गवर्नेंस को पढ़ना होगा, सोशल इश्यूज पढ़ने होंगे, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ना होगा, इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ना होगा, समझ रहे हैं, एथिक्स पढ़ना होगा, एथिक्स पढ़ना होगा। आप कह सकते हैं सर अलग से एनवायरनमेंट भी पढ़ना होगा, एनवायरनमेंट भी पढ़ना होगा, आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ना होगा, तमाम सारी चीजें हैं जो आपको पढ़नी होंगी। ऐसे भी पढ़ना होगा, ऐसे पढ़ना होगा, अलग से निबंध जिसको आप कह रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश कंपलसरी पढ़ना होगा, हिंदी कंपलसरी पढ़ना होगा। तो इतनी सारी चीजें जीएस के अंदर बता रहा हूं मैं, ठीक है, जीएस में आपको इतनी सारी चीजें पढ़नी होंगी। और इसके अलावा आपको एक सीसेट पढ़ना होगा। सीसेट क्या है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, जिसको हम जीएस में पेपर 2 बोल दिया करते हैं, प्रीलिम्स लेवल पे आता है ये, ठीक है। तो ये भी पढ़ना होगा और इसके अलावा आपको ऑप्शनल भी पढ़ना होगा। तो इतनी सारी चीजें हैं जो आप पढ़नी होंगी। तो अब आप समझ ही रहे होंगे कि सर समय तो ऑलरेडी आपके पास कम ही है, लेकिन अगर अभी से आप 5 से 6 घंटे देने को तैयार हैं तो आप मान के चलिए कि आपका काम अभी भी हो सकता है। देखिए सीसेट है जो, ये केवल प्रीलिम्स लेवल पर आता है और ये क्वालिफाइंग पेपर है। लेकिन अगर मैं स्पेशली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए कहूँ तो बहुत बड़ी हर्डल है, ठीक है, सीसेट एक बहुत बड़ी हर्डल है क्योंकि अब इसका स्तर बहुत हाई हो चुका है। तो अगर आपको ये लगता है कि अगर एक बार आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने होंगे और अगर आपको ये लगता है कि भाई मुझसे नहीं हो रहे हैं, तो यानी कि यहाँ पर भी आपको ठीक ठाक टाइम देने की ज़रूरत है। जीएस ऐसा है कि भाई प्री मेंस दोनों में आएगा, प्री और मेंस दोनों में आपको आना चाहिए, दोनों के स्तर का। और अगर ऑप्शनल की बात करें तो मेंस के स्तर का, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर ये 2 पेपर आपको दिख रहे हैं, हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी, ये दोनों पेपर भी मेंस में क्वालिफाइंग नेचर के पेपर है, जिसमें 25% मार्क्स आपको लाने होते हैं। 25% मार्क्स लाते ही आप क्या हो जाते हैं, पास कहलाते हैं कि भाई पास हो गए। और अगर ये पास नहीं हो पाए इसमें तो बाकी सब धरा का धरा रह जाता है, कोई कॉपी आपकी चेक नहीं होगी, ठीक है। तो ये तो कंपलसरी वाली चीज़ हो गई। वैसे यहाँ पर सीसेट भी है। तो इतनी सारी चीज़ों के लिए जितना आपको समय चाहिए होता है उसके लिए अब से आपको स्टार्ट करना होगा। उसमें भी पहले आपको बेसिक पढ़ना होगा क्योंकि आप भूल चुके हैं, आप ये बात मान रहे हैं। तो देखिए पहले आप एनसीईआरटी, या मैं एनसीईआरटी ना लिख करके बेसिक, ये बहुत ज़रूरी है। ये क्या करेगा, आपकी बुनियाद को मजबूत करेगा,
बुनियाद को मजबूत करेगा। और जब आप इसको पढ़ लें, ठीक है, इस बेसिक में मोस्टली एनसीईआरटी हो जाता है, एनसीईआरटी हो जाता है ना, क्योंकि अभी आप यही समझते हैं। अदरवाइज जब आप किसी टीचर से पढ़ते हैं तो वहां पर क्या है कि वो हर एक टॉपिक का स्टार्टिंग का ऐसा पोर्शन जो आप कहेंगे कि एक आगे का एडवांस लेवल समझने के लिए जरूरी है, उतना पढ़ाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो एक तो बेसिक हो गया और दूसरा हो गया आपका एडवांस। तो ये बेसिक टू एडवांस की स्टेज पर आप जब जाते हैं तब आप जाकर के यूपीएससी के लेवल के क्वेश्चंस हैं जो वो सॉल्व कर पाते हैं, क्योंकि यूपीएससी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं आपके कैसे, एनालिसिस वाले। ठीक है, बिल्कुल सीधे सीधे फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं जो वो बहुत कम होते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं वो एनालिसिस वाले होते हैं। इन्फरेंस आपको निकालना पड़ता है कि सर इतनी इन्फॉर्मेशन आपके पास मौजूद है और इतनी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर आपको एक निष्कर्ष निकालना होगा, और उस निष्कर्ष से आपका क्या है, आंसर है जो निकल पाएगा या क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, तो इस लेवल की आपको पढ़ाई करनी होती है, जिसमें आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ के कुछ किताबें बता दी जाए तो आपने पढ़ लिया और उससे काम हो जाएगा। नहीं, आपको प्रॉपर यहाँ पर एक गाइडेंस की जरूरत होती है। और देखिए गाइडेंस से क्या होगा, गाइडेंस की एक प्रॉपर जरूरत है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको टाइम मैनेजमेंट आएगा। टाइम मैनेजमेंट जरूरी चीज है ना। डिसिप्लिन आप हो जाएंगे, डिसिप्लिन आप हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप टाइम मैनेजमेंट सीख गए, डिसिप्लिन हो गए, तो आप इजीली अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट करके समाप्त कर पाएंगे, मतलब कंप्लीट करके उस पर आगे और कर पाएंगे। क्या, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी होगी आपको, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग। ठीक है, आपको एमसीक्यू सॉल्व करने आने चाहिए। ठीक है, आपको इस सब के लिए एक मेंटर की जरूरत पड़ेगी, एक मेंटर की जरूरत पड़ेगी। आपको इस सब के लिए एक ऐसे एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ेगी जो आपकी आंसर्स को चेक करें, आंसर को चेक करें। ठीक है, और आपकी कमियां आपको बता करके लगातार उसमें सुधार करवाएं। आपको बीच बीच में उतार चढ़ाव हो तो आपके लिए क्या है कि कुछ गाइडेंस मौजूद होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं जो वो मिला करके एक कुमुलेटिव एफर्ट मिलेगा और फिर जाकर के आप इसमें पास हो पाते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टडी IQ IAS आपकी मदद करेगा, क्योंकि हमारा जो लॉन्ग टर्म बैच है ना, ये लॉन्ग टर्म बैच है जो कि 2027 या 2028 वाले बच्चों को टारगेट कर रहा है, जहां पर हम बेसिक अलग से पहले करा लेते हैं और फिर उसके बाद उनको एडवांस स्तर पर लेकर के जाते हैं। तो ये है जो ये इसकी लास्ट डेट 20 अप्रैल को होने वाली है। 20 अप्रैल तक अगर आपने इसमें एडमिशन लिया तो ही आपको ये बैच मिलेगा। और इस समय अच्छी बात क्या है कि फीस है जो उसकी कम हुई है। अगर आप ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे, मेरा नाम है ओम और ये लाइव क्लासेस होती हैं तो इसलिए लाइव लगा हुआ है। ओम लाइव कोड का अगर आपने इस्तेमाल किया तो आपको 39,999 में ये बैच मिल जाएगा। ठीक है, 39,999 में ये बैच मिल जाएगा। हमारे पास 3 तरीके के बैच हैं, हमारे पास 3 तरीके के बैच हैं। आप कह सकते हैं कि सर एक गोल्ड बैच है, एक डायमंड बैच है। ठीक है, एक गोल्ड है, एक प्लैटिनम है और एक डायमंड है। ठीक है, डायमंड। अब सबसे बड़ी बात होती है कि इन तीनों में क्या क्या है, तो इन तीनों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि भाई कौन कौन सी फैसिलिटीज स्टडी IQ आपको देगा। ठीक है, तो देखिए गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड 3 तरीके के बैच हैं, जिसमें से सबसे बेहतर बैच या सबसे बड़ा बैच है जो ये डायमंड बैच ही है। इनके सबके प्राइस भी अलग अलग हैं। जो प्राइस मैंने अभी आपको बताया ये प्राइस है डायमंड वाले का। ठीक है, डायमंड वाले का प्राइस है, ये डायमंड बैच का प्राइस है, और बाकियों के प्राइस थोड़े थोड़े कम है। ये आपको चेक करना होगा। ओम लाइव कोड का अगर इस्तेमाल करेंगे तो प्राइस है जो वो कम हो जाएगा ऑटोमेटिक। आप उसमें कोड लगाएंगे तो अपने आप ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। देखिए गोल्ड, प्लैटिनम, डायमंड, तो ये डायमंड में तो सारे फीचर्स अवेलेबल हैं, प्लैटिनम में कुछ फीचर्स हैं जो नहीं है, और गोल्ड में
कुछ और है जो नहीं है। क्या क्या नहीं है, क्या क्या है, देख लेते हैं। तो स्टडी IQ क्या क्या फीचर्स आपको उपलब्ध कराएगा? एक तो लाइव क्लासेस मिलेंगी आपको, दूसरा आपको वीडियोस मिल जाएंगे। अगर वीडियोस ऑन डिमांड, मतलब अगर आपको किसी टीचर के वीडियोस चाहिए, मान लीजिए एक एक सब्जेक्ट के 2-2 3-3 टीचर हैं, अगर मान लीजिए कि आपने कहा कि नहीं मुझे इनके तो मेरे पास हैं क्योंकि तो मेरी क्लास में पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन मुझे इनके भी चाहिए, तो वो भी मिल जाएंगे आपको। दूसरा क्या है कि लेक्चर नोट्स मिल जाएंगे, हस्तलिखित नोट्स मिल जाएंगे। इसके हस्तलिखित नोट्स का मतलब समझ गए? लेक्चर नोट्स मतलब हमारी बोर्ड PDF, जैसे कि मैं बोर्ड पर जो भी लिख रहा हूँ इसको PDF में कन्वर्ट करके आपको डेली बेसिस पर अपलोड किया जाता है। और हस्तलिखित नोट्स क्या होता है कि जब हम आपकी क्लास ले रहे हैं तभी कोई एक्सपर्ट भी नोट्स बना रहा है ना, तो नोट्स कैसे बनाए ये नहीं समझ में आता क्योंकि बच्चों को, तो प्रॉपर जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो भी आपको मिलेंगे, जिससे कि आपका रिवीजन बहुत आसान हो जाता है। डाउट सेशंस हैं जो वो भी होते रहते हैं। वैसे तो डाउट्स आपके क्लास के दौरान ही कंप्लीट कर दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी बीच बीच में हम डाउट सेशंस रखते हैं ताकि अगर बच्चे को कुछ डाउट रह गया है तो वहां पर वो कंप्लीट कर ले। डेली क्विज और साप्ताहिक टेस्ट है ना, डेली क्विज मिलेगा आपको, MCQs की प्रैक्टिस आपको लगातार करते रहना है। साप्ताहिक टेस्ट भी मिलेगा, वीकली बेसिस पर आप टेस्ट लगाएंगे। और आपको एक सिलेक्शन बॉक्स मिलेगा। सिलेक्शन बॉक्स के अंतर्गत आपको बुक्स मिलेंगी, मैप मिलेंगे, डायरी मिलेगी, पेन, रजिस्टर, बहुत सारी चीज़ें उसमें मिलेंगी। सिलेक्शन बॉक्स भी आपको अलग से दिया जाएगा जिसमें 18 किताबें, स्टडी IQ की जो 18 बुक्स हैं वो शामिल हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, 18 बुक्स इसमें शामिल हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज दी जाएगी आपको, है ना, प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है भाई, पास होने के लिए 40% आपको नॉलेज चाहिए, 60% कॉन्फिडेंस चाहिए। इस 60% कॉन्फिडेंस को पाने के लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होती है। जो बहुत सारी आपको प्रैक्टिस करनी है उसके तहत बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने, वो क्वेश्चंस बच्चों को मिलते नहीं है। तो हमारी टीम यहाँ पर लगातार क्वेश्चंस बनाती है और अभ्यास टेस्ट आपको दिए जाएंगे, मूल्यांकन के साथ उत्तर लेखन। जो मैंने बताया कि आंसर राइटिंग टीम लगातार आपकी कॉपी चेक करके आपको अपना फीडबैक देती रहेगी। मार्गदर्शन आप यानी कि एक मेंटोरशिप की सुविधा है ना, एक मेंटोरशिप की सुविधा टीचर के द्वारा ये भी इसमें प्रोवाइड की जाएगी। सारथी मेंटोरशिप, 1-to-1 मेंटोरशिप, एक मेंटर आपको पर्सनली एलोकेट किए जाएंगे जो आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने पर पूर्ण फीस वापस, पूरी की पूरी फीस वापस हो जाएगी अगर आपने प्री क्वालिफाई कर लिया तो। और अगर आप हमारे टेस्ट में रैंक 1 लेके आते हैं तो 11,000 रुपए का इनाम मिलेगा आपको। गुरुकुल यानी कि अगर आप बढ़िया स्टूडेंट हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं, हमारे मेंटर की नज़रों में हैं, सेलेक्ट किया उन्होंने अगर आपको तो आप PRP यानी कि प्रीलिम्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम के तहत यहाँ रह के पढ़ाई कर सकते हैं। स्टडी IQ सारा खर्च वहन करेगा। अगर आपने प्री क्वालिफाई किया तो MRP भी मिल जाएगा आपको। MRP मतलब मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम, यहाँ रह के ही मेंस की सारी तैयारी करनी है, पूरा फोकस आंसर राइटिंग पर रहेगा। और फिर इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी इसमें शामिल किया गया है। तो ये देखिए सारे फीचर्स हैं जो ये डायमंड में तो हैं ही हैं, कुछ फीचर्स हैं जो प्लेटिनम में नहीं है और कुछ हैं जो गोल्ड में भी नहीं है। तो वो चीज़ें आप चेक कर लीजिएगा कि कौन सा किसमें है किसमें नहीं है। और फिर उसके बाद अपनी पॉकेट के अनुसार, अपनी ज़रूरत के अनुसार, अपने समय के अनुसार आप बैच चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वक्त मैं यहाँ पर फिर से एक बार याद दिला दूं, 20 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है, तो जल्द से जल्द इसमें एडमिशन लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।